तो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? तो आज हम क्या लाए हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज वेक पेपर का, ठीक है? तो वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं और उसका आंसर भी लाए हैं, ठीक है? तो पूरा वीडियो का अंत तक देखना और क्वेश्चन के साथ-साथ आंसर को भी समझिएगा, जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? सेमेस्टर 4 डिवीजन ऑफ यूनिवर्सिटी। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए, इसमें हम जो-जो क्वेश्चन बता रहे हैं, वो यूनिट वाइज़ बता रहे हैं कि ये यूनिट में इतना क्वेश्चन है और ये यूनिट में इतना क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम जो अभी क्वेश्चन आंसर बताएँगे, हर यूनिट से हम जो-जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही निकाले हैं, ठीक है? हर यूनिट से हम 2-3 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है? हमारा 6 यूनिट है, यानी कि कम से कम आप 15 क्वेश्चन कर लीजिए, बस खत्म। ठीक है? यानी कि रोमांटिक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है? तो आपको अभी हम क्वेश्चन बता रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन, फिर हम इसी वीडियो में आंसर भी बताएँगे। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ कि झारखंड के भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों का संक्षिप्त वर्णन लीजिए। ठीक है? अब चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र यानी वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि, नदियाँ का वर्णन कीजिए, ये हुआ। तीसरा है कि झारखंड की वनस्पतियों एवं जैव विविधताओं का महत्व का स्पष्ट कीजिए, ये तीसरा हुआ। चौथा देखिए क्या है, औषधि पौधों से आप क्या समझते हैं, झारखंड के प्रमुख औषधि पौधों को उल्लेख कीजिए। पांचवा है कि झारखंड के वन क्षेत्र का आकलन कीजिए एवं उसके महत्व को समझाइए। छठा हुआ कि स्थानीय समुदाय में पारंपरिक ज्ञान एवं औषधि पौधों को उपयोग पर टिप्पणी लिखिए। यूनिट 1 खत्म हुआ, जिसमें झारखंड से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। यूनिट 2 में आपको पर्यावरण क्षरण एवं झारखंड पर प्रभाव क्विज क्वेश्चन आएगा। जैसे कि पर्यावरण क्षरण से आप क्या समझते हैं, वनों की कटाई के कारण प्रभाव को लिखिए, जैव विविधता ह्रास के कारण एवं परिणाम को स्पष्ट कीजिए, तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा हुआ कि मृदा अपरदन एवं भूमि क्षरण क्या है, इसके दुष्प्रभाव को लिखिए। ठीक है। पांचवा है कि खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों का झारखंड के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण क्षरण को रोकने का उपाय समझाइए, ये हुआ छठा क्वेश्चन। यूनिट 3 से हुआ कि पर्यावरण क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण। इससे वीवीआई क्वेश्चन हुआ कि पर्यावरण क्षरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों को बताइए, ये दूसरा हुआ। तीसरा है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ऐतिहासिक घटनाओं एवं जागरूकताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण क्षरण का प्रभाव लिखिए। पांचवा है कि वैश्विक एवं क्षेत्र स्तर पर जलवायु परिवर्तन प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, पांचवा क्वेश्चन हुआ। यूनिट 4 क्या है कि जलवायु परिवर्तन और विज्ञान। इससे वीवीआई क्वेश्चन कौन कौन सा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसके विस्तार समझाइए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, मानव गतिविधियों की भूमिका जलवायु परिवर्तन में कैसे सहायक होता है, जलवायु परिवर्तन का मौसम प्रतिरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु परिवर्तन के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव लिखिए। ये सब क्या हुआ, इसमें हम जैसे कि बताएं आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन बता रहे हैं, ये यूनिट से 5, ये यूनिट से 5, ये यूनिट से 5। आपको सब क्वेश्चन नहीं करना, आपको जो हम बताएंगे वही करना है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कौन कौन क्वेश्चन है। जैसे कि 5वां यूनिट, प्रदूषण प्रकार एवं झारखंड पर प्रभाव, कि वायु प्रदूषण के स्रोत प्रभाव समाधान, औद्योगिक खनन गतिविधियों के जल में प्रदूषण कैसे होता है। ठीक है। मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण निवारण का उपाय लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के मानव स्वास्थ्य एवं वन जीवों प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। झारखंड प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय लिखिए। यहीं यूनिट 6 में आपको जैविक संसाधनों का अनुसंधान में निगरानी पढ़ना है। जैसे कि जैविक विविधता का प्रबंधन में अनुसंधान एवं डेटा संग्रह की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जैविक संसाधनों की निगरानी में तकनीकों का महत्व बताइए, ये सब क्वेश्चन हुआ। आगे है कि इस संरक्षण योजना में आधुनिक तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाता है, नागरिक विज्ञान क्या है, इसके जैव विविधता निगरानी में इसकी भूमिका लिखिए। सतत विकास के लिए जैविक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ये बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों का जैव विविधता पर क्या प्रभाव को समझाइए, ये पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज का पहला क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर क्या है। ठीक है। उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, में स्थित एक पठारी राज्य है जो मुख्यतः छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। ठीक है। ये किसका हिस्सा है, छोटा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इसकी भौगोलिक संरचना में पहाड़ी आता है, जैसे कि आप जान रहे हैं पूरा पहाड़ी है झारखंड में। पठार हुआ, घाटियाँ हुआ, वन क्षेत्र हुआ।
ठीक है। नदियाँ शामिल है इसमें, सोनरेखा, दामोदर नदी, बहुत अधिक नदियाँ हैं, पहाड़ी है, ठीक है। तो ये भौगोलिक संरचना हुआ, ठीक है। ये भौगोलिक विविधता विभिन्न प्रकार के पौधों और जीवों जंतुओं के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है, ठीक है। जितने नदी हैं, ठीक है, वन क्षेत्र हैं, तो कहीं न कहीं एक भौगोलिक विविधता बनता है इसमें, ठीक है। जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, कहीं न कहीं जंतुओं के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है, जिससे राज्य में जैव विविधता का विकास हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यहाँ गर्मी होता है, वर्षा, ठीक है, सर्दी, तीनों ऋतु, देखिए गर्मी, वर्षा, सर्दी तीनों स्पष्ट ऋतु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा में पर्याप्त होने के कारण घने घने वन होते हैं यहाँ, अधिक वर्षा होता है। समृद्ध वनस्पति विकसित हुई है, साल, सागौन, बांस, महुआ, अनेक औषधि पौधे भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जो जैव विविधता को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है समझ गए? क्योंकि यहाँ पे साल, सागौन, बांस, महुआ, अनेक औषधि पौधे भी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु, तीनों ऋतुएं पाए जाते हैं, ठीक है। अधिक औसत वर्षा होता है, जिस कारण से घने घने वन बनते हैं, समृद्ध वनस्पति बनते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं जैव विविधता का विकास हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आगे क्या है? इसी प्रकार झारखंड में भौगोलिक स्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों जैव विविधता के विकास के लिए अनुकूल है, ठीक है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि झारखंड भौगोलिक स्थिति ही ऐसा है, ठीक है, और विकास के लिए अनुकूल है। लेकिन इनके संरक्षण के लिए सतत एवं संतुलित उपयोग आवश्यक है। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभावों को विवेचना कीजिए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। चलिए इसका आंसर की ओर। पहला आंसर क्या है? उत्तर, वनों की कटाई का अर्थ है क्या है? जंगलों को काटकर कृषि, उद्योग, खनन, सड़क, आवासीय क्षेत्र में बदल देना। वनों की कटाई का मतलब क्या है? कृषि, ठीक है। जंगलों को काट कर कृषि कृषि भूमि बनाना, उद्योग बनाना, उस पर खनन करना, माइनिंग करना, सड़क बनाना, आवास क्षेत्र बनाना, अभी तो सुरंग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बदल देना, ठीक है। इसका जैव विविधता पर गहरा प्रभाव पड़ता है, सही बात है, गहरा प्रभाव पड़ेगा ही, और दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव किन किन क्षेत्रों में पड़ता है, ठीक है। पहला तो आवास का विनाश होता है, यानी घर टूटता है, ठीक है। वनों की कटाई से वन जीवों और पौधों को प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रही होंगे न्यूज में, ठीक है, तो क्या होता है कि जानवर सब अब रोड में घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उनका आवास छीन लिया गया, उसका घर छीन लिया गया, ठीक है। इससे कई प्रजातियां विस्थापित होती है, या विलुप्ति के कगार पे पहुंच जाती है। कहीं बाघ घुस गया कोई गांव में, चीता घुस गया, तेंदुआ घुस गया, हाथी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि उसका घर टूट रहा है, वन टूट रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आवास का विनाश हो रहा है इससे। दूसरा क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रजातियों की विलुप्ति, प्रजातियां भी विलुप्त हो रहा है अब, ठीक है। जंगल खत्म हो रहा है, घर कहाँ जाएगा वो लोग, ठीक है। जब किसी क्षेत्र के जंगल समाप्त होते हैं तो वहां पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पतियां और जीव जंतु धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, ठीक है। इससे जैव विविधता में कमी आती है, सही बात है। धीरे धीरे वहाँ की वनस्पति खत्म हो रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि धीरे धीरे वहाँ के जंतु भी खत्म हो जाएगा। अब पेड़ पौधा नहीं रहेगा, अब जंतु कहाँ रहेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जैव विविधता में कमी आता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा क्या आता है? तीसरा है कि खाद्य श्रृंखला में असंतुलन। जो खाद्य श्रृंखला है, जैसे कि मेढक को खा लिया, सांप खा लिया मेढक को, ठीक है। तो इस तरह जो श्रृंखला बनता है, ठीक है, शेर खा गया बकरी को, तो वो क्या होता है, वो खाद्य श्रृंखला में असंतुलन पैदा आ जाएगा, ठीक है। वनों में रहने वाले जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। ये इसको खा रहा, वो उसके खा रहा, एक जाल बना हुआ है, यानी उसी को खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वनों की कटाई से खाद्य श्रृंखला टूटती है, जिससे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में असंतुलन पैदा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ तीसरा। मृदा अपरदन और भूमि की उर्वरता में कमी आएगी। क्या होगा कि मृदा अपरदन, भूमि की उर्वरता में कमी आएगी। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, ठीक है। इनके कटने से मृदा अपरदन बढ़ता है, ठीक है। पेड़ क्या करता है कि मिट्टी को बांध कर रखता है, ठीक है। तो इनके कटने से क्या होगा? पेड़ पौधा से मृदा अपरदन बढ़ता है, जिससे पौधे की वृद्धि प्रभावित होती है और जैव विविधता घटता है, ठीक है। पेड़ पौधा क्या करता है? पेड़ पौधे वो सब क्या करता है? मिट्टी को पकड़ के रखता है, ठीक है। तो अब वो खत्म हो जाएगा तो मृदा अपरदन बढ़ता है, ठीक है, धंसने लगेगा इधर उधर, जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होगा और जैव विविधता भी घटेगा।
पांचवा क्या है प्रभाव, किसमें पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे, वो जानते हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक, सही बात है कि वन उतने उतने बड़ा, यदि अब अमेजन जंगल काट दिया तो बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होता है कि वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वनों की कटाई से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है और कई प्रजातियां अनुकूल ना कर पाने के कारण नष्ट हो जाता है। सही बात है, ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ता है वनों की कटाई से। अब वनों की कटाई को जलवायु परिवर्तन तो होगा ही। ठीक है, तो क्योंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड को सौंपता है, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन भी प्रभाव पड़ेगा। 6 नंबर क्या है, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, आदिवासी एवं स्थान जीवन पर। सही बात है, जैसे कि अस्थायी लोग क्या करते हैं, झारखंड में अधिकतर लोग पहाड़िया लोग पहाड़ में रहते हैं। ठीक है, वनों पर निर्भर समुदाय की आजीविका प्रभावित होती है, जो पहाड़ों में रहते हैं, वनों में रहते हैं। पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों के संरक्षण भी कमजोर पड़ता है। ठीक है, ये हुआ छठा पॉइंट। बढ़ते हैं अब तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में औषधि पौधे एवं पारंपरिक ज्ञान का महत्व स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, चलिए इसका उत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड जैव विविधताओं से समृद्ध राज्य है, जैसे कि आप जान रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में औषधि पौधे पाए जाते हैं। यहाँ के आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से अपने पारंपरिक ज्ञान के माध्यम से इन पौधों का औषधि उपयोग करते हैं। जैसे कि पहाड़ी में रहते हैं जो आदिवासी लोग, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग दवाई नहीं खरीदते हैं दुकानों से, वो लोग अपने ही पेड़ पौधे से औषधि निकालते हैं। वो पूरा पूरा आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से, कई पीढ़ियों से वो सब उसको करते आ रहे हैं। ठीक है, वो लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम चलिए बढ़ते हैं, औषधि का उपयोग करते हैं। झारखंड की जंगलों में तुलसी, अश्वगंधा, हर्रा, बहेरा, नीम जैसे औषधि पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण से इसके महत्व बढ़ता है। दूसरा है कि आदिवासी वेद इन पौधों से प्राकृतिक एवं सस्ती औषधि तैयार करता है। ठीक है, एक तो पौधों से प्राकृतिक मिल गया एकदम अच्छा वाला, और एक दूसरा है कि सस्ता भी मिल गया। तीसरा है कि ये ज्ञान ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करता है, खासकर दूर दराज क्षेत्रों में। ठीक है, ये क्या करता है कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करता है। ठीक है, चौथा क्या है, चौथा है कि औषधि पौधों से रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करता है। कई लोग, आदिवासी लोग, कई लोग क्या करते हैं, वो पौधों के लेकर बाजार में देखते हैं कि बेचने आता है, कहीं ना कहीं वो रोजगार देता है, उसको आय का अवसर देता है, कुछ पैसा हो जाता है उससे। ठीक है, आगे है कि पारंपरिक ज्ञान जैव विविधताओं के संरक्षण में सहायक होता है। ठीक है, पारंपरिक ज्ञान जैव विविधताओं में सहायक होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि झारखंड में औषधि पौधे एवं पारंपरिक ज्ञान न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सतत विकास और जैव विविधता संरक्षण में भी अहम भूमिका को निभाता है। क्वेश्चन है कि खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों का झारखंड के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हुआ आज का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसका आंसर की ओर। आंसर क्या है कि उत्तर, झारखंड की खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है। झारखंड एक खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य है, जैसे कि जान रहे हैं कि उतनी कोयला मिलता है, कोयला का राज्य है। यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि के व्यापक खनन तथा औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पहला, खनन से वनों की कटाई होती है। सही बात है, खनन कर रहा है तो वन कटते जा रहा है, पहाड़ कटते जा रहा है, जिससे जैव विविधता घटता है। ठीक है, ये हुआ पहला। दूसरा क्या है, दूसरा है कि खनन क्षेत्रों में भूमि क्षरण एवं मृदा अपरदन बढ़ता है। जो जिस क्षेत्र में खनन होता है उस क्षेत्र में भूमि संरक्षण होता है। ठीक है, मृदा अपरदन बढ़ता है। तीसरा क्या है, तीसरा है उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट के कारण जल प्रदूषण होता है, क्योंकि उसका कचरा जल में जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण भी होता है, जिसको धुआं ऊपर जाता है। चौथा है कि धुआं गैसों से वायु प्रदूषण बढ़ता है, जिससे सांस समस्याएं होता है इसके कारण। आगे है, औद्योगिक विस्तार से वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। ठीक है, औद्योगिक विकास हो रहा है, पहाड़ कट रहा है, घर बन रहा है, तो वन्य जीव कहाँ जाएगा, तो आवास उसका नष्ट हो रहा है। आगे है कि खनन अपशिष्ट भूजल स्तर और गुणवत्ता प्रभावित होता है। कहीं ना कहीं उसका गुणवत्ता प्रभावित होता है, भूजल प्रभावित होता है इससे। कस की खनन एवं औद्योगिक गतिविधियों झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। सही बात है, कोयला पूरा देश में जाता है, कहाँ से, झारखंड से। लेकिन इनके पर्यावरण दुष्प्रभावों को कम करने के लिए सतत एवं पर्यावरण अनुकूल नीतियाँ अपनाना चाहिए। 10 पेड़ काटिएगा तो कम से कम 20 पेड़ लगाना भी चाहिए। कहीं ना कहीं पर्यावरण अनुकूल नीतियाँ भी अपनाना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायु प्रदूषण के स्रोत, प्रभाव और नियंत्रण को लिखे। ये क्वेश्चन हुआ
भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वायु प्रदूषण के स्रोत को लिखे, प्रभाव और नियंत्रण का उपाय क्या क्या है वो बताना है, ठीक है। देखिए वायु प्रदूषण के स्रोत को समझिए। वायु प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक स्रोत वायु वहाँ से होता है, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं गैस, ये हो गया वायु प्रदूषण के स्रोत। यानी कि आपको औद्योगिक स्रोत ही याद रखना है, ये हुआ पहला। दूसरा है कि वाहन द्वारा, ठीक है, वाहन उत्सर्जन जैसे कि पेट्रोल डीजल वाहनों से निकलने वाले जो धुआं होता है कहीं नहीं, वो भी वायु प्रदूषण को प्रभावित करता है, यानी कि वाहन वाहन द्वारा उत्सर्जन द्वारा। तीसरा है कि घरेलू ईंधन जैसे लकड़ी के द्वारा कोयला उपले जलाना, ये सब वायु प्रदूषण का कहीं न कहीं भूमिका निभाता है। अगला है कि खनन एवं निर्माण के कार्य करने हेतु भी, इससे भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण होता है। धूल कणों का फैलाव होता है। अब खनन कर रहा है, अब ईंट पत्थर बड़ा-बड़ा बोल्डर तोड़ रहा है, तो धूल कण निकल रहा है, तो धूल कण निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला है कि कृषि गतिविधियाँ से भी होता है, ठीक है, पराली जलाना, ठीक है। अब गाँव में गाँव शहर में क्या होता है कि कृषि हो गया तो धान जो खेत में ये हुआ तो सबको जला देता है, तो उससे भी होता है। कीटनाशकों का प्रयोग के कारण भी कहीं न कहीं वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ये वायु प्रदूषण के स्रोत हो गया, कहाँ-कहाँ से होता है। अब चलिए इसका प्रभाव, ठीक है, प्रभाव किस-किस क्षेत्र में पड़ेगा। सबसे पहले मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। दमा होता है, अब जैसे कि दमा खाँसी, जैसे खाँसता है, ठीक है, खाँसी हुआ, फेफड़ों और वह हृदय रोग होता है, इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, दमा हो जाएगा, ठीक है। वायु से खाँसी, फेफड़ों, हृदय रोग, जो ये फैक्ट्री किनारे हैं उसको दमा अधिकतर होता है, खाँसी खाँसते ही रहेगा, फेफड़े जैसे गंभीर बीमारी उसको होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अम्ल वर्षा होगा इससे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होगा, ठीक है। तीसरा है क्या है कि वनस्पति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। वनस्पति क्या प्रभाव पड़ेगा, पौधों की वृद्धि कमी हो जाएगा, ठीक है, पौधे सब बोना पैदा होगा, ये होगा वनस्पतियों पर प्रभाव, ठीक है, पौधों की वृद्धि कमी हो जाएगा। पर्यावरण पर प्रभाव होगा कि अम्ल वर्षा होगा, जलवायु परिवर्तन होने लगेगा, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, दमा खांसी फेफड़ा अधिक ऐसे रोग हो जाएंगे। चौथा है कि दृष्टि कम हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, धुंध, वो स्मॉग की समस्या हो सकता है, ये सब समस्या हो सकता है, ये सब प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए इसका उपाय, वायु प्रदूषण के नियंत्रण का क्या उपाय है, कुछ तो होना चाहिए, तो वो समझते हैं। सबसे पहले कि स्वच्छ एवं नवीकरण ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। सौर ऊर्जा, ठीक है, कोयला-तोयला ये सब खत्म हो जाना, ठीक है। तो सौर ऊर्जा का, ये सब ऊर्जा का यानी कि नवीकरण ऊर्जा का उपयोग होना चाहिए। अगला है कि वाहनों की नियमित जाँच, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अगला है कि उद्योगों में फ़िल्टर व संक्रमण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, चिमनी लगाना चाहिए ऊँचा-ऊँचा करके। नेक्स्ट है कि वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वृक्षारोपण और हरित क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। अगला है कि कानून नियमों का पालन और जन जागरूकता भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कानून नियमों का पालन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और जन जागरूकता भी होना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि वायु प्रदूषण मानव और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक है। सही बात है, हमारे लिए भी है, पर्यावरण के लिए भी है। इसके प्रभावी नियंत्रण हेतु तकनीकी उपायों के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि जलवायु परिवर्तन का मौसम एवं पारिस्थितिकी तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है? ये क्वेश्चन हुआ। जलवायु परिवर्तन का मौसम एवं पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्वेश्चन हुआ आज का, ठीक है। इसी देखिए, अब देखिए दो गए, एक तो मौसम पर एक और दूसरा की पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, इकोसिस्टम दो, ठीक है। अब पहला है क्या, मौसम पर प्रभाव क्या पड़ता है वो समझते हैं। पहला है कि मौसम पर प्रभाव पड़ेगा कि तापमान में लगातार वृद्धि होते जाएगा, ये प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है कि अनियमित वर्षा होगा, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा प्रभाव पड़ सकता है कि हीट वेव, चक्रवात और अतिवृष्टि जैसे चरम घटनाएं बढ़ रही है। ये क्यों बढ़ रही है, इसी के कारण बढ़ रहा है, ठीक है। अगला प्रभाव पड़ सकता है ऋतुओं के समय और स्वरूपों में परिवर्तन देख सकते हैं। कहीं अब ठंडा जहाँ घुसने का है वहाँ अब गर्मी आ रहा है, जहाँ गर्मी आएगा वहाँ ठंडा आ रहा है। कहीं न कहीं ऋतुओं के समय भी स्वरूप परिवर्तन देखा जा रहा है। ये किस किस लिए हो रहा है? ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। कहीं न कहीं मौसम को भी अधिक प्रभावित करता है। तो हो गया। अब आते हैं दूसरा नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जैव विविधता में कमी आएगी, कई प्रजातियाँ विलुप्त की ओर चल रहा है अभी, ठीक है, कौवा नहीं मिल रहा है कई शहरों में। दूसरा है कि वन, जल और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पौधे
और जीवों के जीवन चक्र में बदलाव आ रहा है। ठीक है, प्रवाल भित्ति, हिमनद और आर्द्र भूमि प्रभावित होती रही है। ठीक है, प्रवाल भित्ति भी कहीं न कहीं पेड़ पौधे जीवों का जीवन चक्र में बदलाव आ रहा है। वन, जल, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होते जा रहा है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि जलवायु परिवर्तन मौसम को अस्थिर बनाता है और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए इसके नियंत्रण हेतु वैश्विक प्रयास आवश्यक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्या है कि ध्वनि प्रदूषण, ये क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य एवं वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य एवं वन जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले कि मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। पहला कि श्रवण शक्ति में कमी, बहरापन आ सकता है ध्वनि प्रदूषण में। अब कहीं आपके सामने पूरा कस के आवाज़ बढ़ रहा है, सुन रहे हैं, तो कहने के बहरा हो सकते हैं इससे। ठीक है, तनाव आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप में अनिद्रा में रहें तो उठ सकते हैं, ये सब हो सकता है मानव स्वास्थ्य पर। उच्च रक्तचाप और हृदय रोग को खतरा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि वह उसका सामने अधिक आवाज़ किया जाए तो वो मर सकता है हार्ट अटैक से, कहने कि हृदय रोग का खतरा है। अगला है कि एकाग्रता में कमी, मानसिक थकान हो सकता है आप में, क्या तो मानसिक थकान हो सकता है। जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि जानवरों का संचार, प्रजनन एवं भोजन खोजने की क्षमता प्रभावित होगा, सही बात है। ठीक है, ये ठीक है। दूसरा है कि आवाज़ छोड़ने या पलायन की समस्या हो सकता है यदि कटाई हुआ तो। तीसरा है कि वो अपने घर छोड़ के भागेंगे, दूसरे जगह जब जाएंगे जहाँ उसको घर मिले। जानवरों के संचार, प्रजनन के भोजन की समस्या हो सकता है। ठीक है, आगे है कि शिकारी और शिकार के बीच संतुलन बिगड़ सकता है, सही बात है कि शिकार जो शिकारी करते हैं उसके बीच में संतुलन बिगड़ सकता है। यहाँ तक कि पक्षियों के घोंसला बनाने और प्रजनन पर भी नकारात्मक असर आ सकता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है कि ध्वनि प्रदूषण में पर मानव और वन जीव दोनों के लिए हानिकारक है, सही बात है कि वन जीवों के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण, इसके नियंत्रण हेतु ध्वनि सीमा का पालन और हरित क्षेत्र का विकास और जन जागरूकता आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्या क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन की गति को तीव्र करने में मानव क्रियाकलाप क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव क्रियाकलाप का वर्णन करना है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें मानव क्रियाकलाप जो मनुष्य उसके क्या भूमिका निभा रहा है वो समझाना है। ठीक है, क्वेश्चन उत्तर यहाँ से स्टार्ट है। मानव द्वारा किए जा रहे अनेक क्रियाकलापों ने प्राकृतिक जलवायु संतुलन को बिगाड़ दिया गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति अत्यंत तेज हो गया है। सही बात है कि जलवायु संतुलन बिगाड़ दिया है मानव के द्वारा ही तो हो रहा है हमारा ये सब पूरा। ठीक है, प्रमुख मानवीय कारण निम्नलिखित है। अब चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या है आपके स्क्रीन पर, जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग कर रहा है कौन, तो मानव, मनुष्य। जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के दहने से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बड़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है। ठीक है, सही बात है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ग्रीन हाउस जैसे गैसों को बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है। ये गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को, ठीक है, फौसाकर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ती है। वनों की कटाई जो मनुष्य कर रहा है इतना तेजी से, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वातावरण को संतुलित रखते हैं। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई न केवल CO2 का अवशोषण घटता है, बल्कि कटे हुए वृक्षों से संग्रहित कार्बन भी वातावरण पर चला जाता है। कहीं न कहीं वनों के कटाई कारण भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित कर वातावरण को संतुलित रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये बड़े पैमाने पर निकल रहा है तो अब CO2 का अवशोषण घटता है। ठीक है, यदि वन कटाई किया तो CO2 का अवशोषण घटेगा। ठीक है, तो ये वनों की कटाई पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण जो मानव के द्वारा कर रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है वो समझिए। कारखाने, बिजली संयंत्र, शहरी गतिविधियों से निकलने वाली CO2 जैसे कि मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। सही बात है, जो कारखाना, बिजली संयंत्र, शहरी गतिविधि से जो निकल रहा है गैस जैसे CO2 गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में हीट आइलैंड प्रभाव को भी तापमान बढ़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कृषि गतिविधियां जो मानव द्वारा कर रहा है उस पर क्या पड़ रहा है कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पशुपालन, विशेषकर जुगाली करने वाले पशु से मीथेन गैस निकलता है, जो CO2 से कई गुना अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस होता है, जिसके कारण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है कृषि गतिविधियों के कारण भी। पांचवा है पर्यावरण संसाधन के द्वारा भी
जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वाहन, विमानों और जहाज़ों से निकलने वाले जो धुआँ ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ाता है। निजी वाहनों की बढ़ती संख्या इस समस्या को और गंभीर बनाता है, ठीक है। छठा क्या है कि अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, कचरे के खुले ढेर और लैंडफिल से मीथेन गैस निकलती है। जो कचरा के खुले ढेर, प्लास्टिक कचरे के उत्पादन, उसका जलाया जाना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। कचरे के खुले ढेर और लैंडफिल से मीथेन गैस निकलती है, प्लास्टिक कचरे का उत्पादन, उसका जलाया जाना भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, खनन, जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग और भूमि का अव्यवस्थित प्रयोग पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति बढ़ती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है कि मानव क्रियाकलाप जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है। यदि ऊर्जा की स्वच्छ स्रोतों को अपनाया जाए, वनों का संरक्षण किया जाए, सतत विकास पर जोर दिया जाए, तो जलवायु परिवर्तन की गति को धीमी किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कल के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण अवनयन की परिभाषा दीजिए, ठीक है। ये क्या होता है, पर्यावरण अवनयन वो प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता, संतुलन और वहन क्षमता, ठीक है, और मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से निरंतर घटती जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है कि वायु, जल, मृदा, वन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण शामिल है, जिससे मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं कि पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि होता है इससे, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण भोजन, आवास, ऊर्जा, जल की मांग बढ़ती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, ठीक है। पर्यावरण अवनयन का एक कारण हुआ। दूसरा क्या है कि वनों की कटाई, वन कार्बन कार्बन अवशोषण, जल चक्र, जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वन का अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन, बाढ़, सूखा और जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ता है। अगला क्या है, औद्योगिकरण, वो ये कैसे बढ़ता है, देखिए। उद्योगों से निकलने वाले जो धुआएं होता है, रासायनिक अपशिष्ट हुआ, विषैली तत्व, वायु, जल, मृदा को प्रदूषित करता है। इससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित करता है, ठीक है। उद्योगों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं, रासायनिक अपशिष्ट, विषैले तत्व जैसे वायु, जल, मृदा को प्रदूषित करता है, ठीक है। जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र को दोनों को प्रभावित करता है, मानव को तो करता है लेकिन पर्यावरण को भी करता है। शहरीकरण देखिए, अनियोजित शहरी विस्तार से हरित क्षेत्र घट रहा है, सही बात है। अब जैसे कि अब पूरा घर उर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो शहर हरित क्षेत्र जो हरा भरा है वो खत्म होते जा रहा है। कचरा प्रदूषण बढ़ता है, तरह जल निकासी की समस्या उत्पन्न हो रहा होती है, जो पर्यावरण अवनयन को तेज करता है। पांचवा क्या है कि कृषि में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक मृदा की उर्वरता को दीर्घकालिक घटाते हैं। ये रसायन जल स्रोतों में पहुंचकर जल प्रदूषण और जैव विविधता को ह्रास के कारण बनते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कृषि में रासायनिक अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। अगला है कि जल, वायु और मृदा प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, वाहनों को धुआं, ठोस कचरा पर्यावरण में विभिन्न घटकों का दूषित करता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता गिरती है, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं जल वायु प्रदूषण भी इम्पोर्टेंट है। सातवां है कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, खनन, जैसे कि खनन, भूजल का अत्यधिक दोहन, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग संसाधनों का क्षय और प्राकृतिक असंतुलन को जन्म देता है।